Hello, welcome Education Village. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक आप अच्छे होंगे। अभी आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लास्ट हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने जाना था कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को गेट करते हैं, वो अपने फूड को कैसे प्राप्त करते हैं और क्या सारा प्रोसेसेस है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब कि जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हेटेरो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके न्यूट्रिशन को लेने की। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ ऑर्गेनिज्म, यहाँ ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से कैसे अपने फूड को गेट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन है वो डिपेंड करता है कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कि फूड कितना अवेलेबल है, एज वेल एज कि उसको ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, वेदर द फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी, कि हमारा जो फूड सोर्सेज है वो स्टेशनरी है, या फिर स्टेशनरी यानी कि वो स्टेबल है। ठीक, वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि एक जगह, जैसे कि सच एज ग्रास, एंड मोबाइल है कि वो मूव कर सकता है, जैसे कि डियर एंड जैसे कि डियर वगैरह, एंड वुड अलो फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड, मतलब यहीं से डिफरेंस निकल के आ जाता है कि भाई अगर स्टेशनरी है फूड ग्रास है, ठीक, और मोबाइल है जैसे कि डियर है, तो उनके भी उनको वो कैसे एक्सेस होंगे। यानी कि अगर हम बात करें काऊ की और एक लायन की, तो वो कैसे यूज़ करते हैं। भाई काऊ तो ग्रास खाती है सीधे फील्ड पर, और लायन क्या है, वो डियर के पीछे पीछे भागता है। ग्रास यानी कि स्टेशनरी, और लायन यानी कि मतलब डियर, लायन के लिए डियर होगा तो वो कैसा होगा, मोबाइल, यानी कि इधर उधर घूम फिर सकता है। तो ये हमारे वेज तरीके बताए गए हैं कि वो कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कैसे प्राप्त कर रहे हैं अपने फूड को। देर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाई विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पूरी रेंज है, स्ट्रैटेजीज है कि जो फूड है वो कैसे यूज्ड अप किया जाता है ऑर्गेनिज्म द्वारा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, कुछ तो उसको वो आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक डाउन करते हैं, और कुछ अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब फूड को बाहर उन्होंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, कुछ एंजाइम्स रिलीज किए खाने के ऊपर, और वो खाना टूट गया सिंपलर सब्सटेंसेस में और उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एग्जांपल जैसे कि फंगी ब्रेड मोल्ड पर लग जाती है, या फिर ईस्ट या मशरूम्स, यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। एंड अदर्स टेक इन द होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, और दूसरा वो होल मटेरियल कहाँ पर जाता है, उसका बॉडी के अंदर, और उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। वॉट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। हम क्या खा रहे हैं और वो कैसे टूटेगा, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के डिज़ाइन, हमारी बॉडी की कैसा स्ट्रक्चर है और वो कैसे काम करती है। आप जानते हैं, जब हम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हर तरीके से हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सिंगल सेलुलर में कुछ और, मल्टी सेलुलर में कुछ और, है ना। तो इस तरीके से नाउ व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोक डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन, यहाँ क्लियर है। तो कुछ अलग ऑर्गेनिज्म है जो अपने न्यूट्रिशन को फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम, कि वो अपने न्यूट्रिशन को वैसे ही डिफाइन मतलब ले लेते हैं, उनको या तो प्लांट को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, और दूसरे एनिमल जिन पर वो फूड ले रहे हैं उनको बिना मारे ही क्या कर लेंगे, फूड को गेट कर लेंगे। इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये हमारा सॉरी, ये हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दिस वन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, लाइक द कास्कुटा, टीक्स एंड लाइस एंड लीचीज एंड टेपवर्म, ये किसके अंदर आते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। यानी कि अब अगर हम देखें कैटेगरी वाइज, तो देर आर 3 कैटेगरीज इन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। व्हाट
फर्स्ट वन इज आपका हो गया सिंपल होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें खाना अंदर लिया और अंदर ही डाइजेस्ट हुआ। वैसे अब आता है सेकंड वन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ कि फंगी वाला सीन है कि बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर दिए और उसको ब्रेक डाउन किया फूड को और देन उसको एब्जॉर्ब किया। अब आता है थर्ड वन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वन ऑर्गेनिज्म obtain their food without killing or harm without giving any harm to another organism। आप यू कैन से कि वो एक होस्ट के ऊपर रहते हैं, उनको विदाउट किल किए, उनको बिना मारे और वो अपने फूड को डायरेक्टली गेन करते हैं। ठीक इस तरह से हमारी 3 कैटेगरीज हो जाती हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफरेंट, अभी आपने जाना कि फूड और लेने का तरीका दोनों ही अलग अलग हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग ही होंगे, अलग तरीके से वेरियस तरीके के होंगे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अब आती है बात वही जो मैंने भी बताया कि जो सिंगल सेलुलर है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन एंटायर सरफेस, जो उनकी पूरी सरफेस है वहाँ से फूड लिया जा रहा होगा, है ना। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी है अगर वो बढ़ा दी जाए, ठीक, बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो अलग अलग पार्ट जो है स्पेशलाइज्ड मतलब कि जैसे कि हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारे पास हर एक फंक्शन को करने के लिए, हर एक काम को करने के लिए एक अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास हार्ट है, वहाँ पे पंपिंग होती है ब्लड की, ठीक, और हमारे पास लंग्स हैं, रेस्पिरेशन सॉरी ब्रीदिंग के लिए काम आते हैं, किडनी है फिल्ट्रेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेशन के लिए। तो अलग अलग हमारे पास ऑर्गन है और वो ऑर्गन अपने स्पेसिफिक यानी कि जो उनको काम दिया गया है वही करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं ऑर्गेनिज्म की तो उनके पास डिफरेंट पार्ट हैं जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन को डिफरेंट फंक्शन होता है उनका, उसको परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप अमीबा। अमीबा takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a फूड वैक्यूल। हमने अभी पढ़ा अमीबा जो है वो फूड को लेने के लिए एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन यू कैन सी हियर, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, यस, देखो ये स्यूडोपोडिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये ना, ये पर देखो, ये फर्स्ट स्टेप में आपने देखा यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप में यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये सिंपल अमीबा है, यहाँ इसके पास ये फूड है, ठीक। और सेकेंड स्टेप में देखा ये फिंगर लाइक, ये इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना और फूड अंदर चला गया जिसको हमने बोला स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट वन फूड वैक्यूल बन गई। अब क्या हुआ, ये स्यूडोपोडिया वाला एरिया बंद हो गया, ठीक। इस तरह एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर चली गई। अब फूड पार्टिकल उस वैक्यूल के अंदर है। अब उसके अमीबा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगा जिसको ये फूड को ब्रेक डाउन कर देगा। अब इस फूड से जितने भी न्यूट्रिशंस है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और देन इस वेस्ट को, ये बाई प्रोडक्ट जो होगा, वेस्ट बाई प्रोडक्ट, उसको रिलीज कर देगा। तो ये पूरा का पूरा एक होलोजोइक मेथड दिखाया गया है, कैसे सॉलिड फूड को अंदर लिया गया, कैसे उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसको कैसे आउट किया गया अनडाइजेस्टेड फूड या फिर बाई प्रोडक्ट को। क्लियर। तो वैसे ही बताया गया है कि जो अमीबा है वो फूड को लेने के लिए टेम्परेरी फिंगर्स को यूज़ करता है, ठीक। और जो उसके जो, क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल ही स्ट्रक्चर है, तो वो सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, वो सेल सरफेस उसकी फूड पार्टिकल के ऊपर कवर हो गई और जिससे एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बन गई। अब इस वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वॉट, फूड जो हमारा है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपलर वन में तोड़ा जाएगा एंड वैन देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और बाद में उसको क्या कर दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म में उसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा, ठीक।
अब क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, क्योंकि एक सिंगल सेल है तो डिफ्यूजन होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन का जो केस है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रू आउट, वो सरफेस पर पहुंच जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है या रिमेनिंग फूड है मटेरियल, ठीक है वो, और कहाँ से फेंक दिया जाता है वो बाहर सेल के। इन पैरामीशियम विच इज़ ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, उसकी भी एक अपनी डेफिनेट शेप होती है, मतलब अमीबा की तरह उसमें सूडोपोडिया नहीं बन सकते, वो भी एक यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप, यानी कि उसकी शेप जो है वो डेफिनेट है, जैसे हमारी शेप डेफिनेट है वैसे ही। एंड फूड इज़ टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, वहाँ पर एक स्पेसिफिक जगह पर फूड को लिया जाता है, एंड फूड इज़ मूव्ड टू दिस स्पॉट। और अब इस फूड को धीरे धीरे मूवमेंट करके सीलिया जो होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, पैरामीशियम, आपने देखी भी होगी आपकी बुक में, लास्ट इस तरह से स्ट्रक्चर होती है पैरामीशियम, सॉरी, इसमें इस तरह से इस तरह से सीलिया बने रहते हैं। अब कहीं स्पेसिफिक फूड स्पॉट है यहाँ पर, अब खाना आया फूड बाहर से, जैसे यहाँ फूड आया तो ये सीलिया इसको मूव करते 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 यहाँ उस फूड को ले आएंगे और उस फूड स्पॉट के अंदर फूड चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये होगा हमारा, एक्सक्यूज मी, ये इसमें रह गया, तो फूड उस स्पॉट तक पहुंचा दिया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी मैं बता दूं जो हमने यहाँ से अमीबा वाला ये पढ़ा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से आ ही जाता है अमीबा के लिए, या तो जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम उसके अंदर, या यहाँ पर न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द एलिमेंट्री कैनल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फॉर्म। आप जानते हैं कि ह्यूमंस का बेसिकली आइडिया तो है ही आपको, हम कैसे खाने को अंदर लेते हैं, ठीक। तो ह्यूमन बींग्स में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक बक्कल कैविटी है जिसे हम माउथ कहते हैं, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी होती है, ठीक। उस माउथ, वो माउथ से जो है लास्ट हमारा फूड कहाँ निकलता है, एनस के थ्रू, डाइजेशन के बाद। तो इस पूरी मुंह से हमारे एनस तक जो है, जो लास्ट अपर्चर होता है जहाँ से आप डेफिकेशन करते हैं, वहाँ तक को एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनल ही ये एक नॉन ब्रेकेबल, या फिर यू कैन से कि ये बिना टूटे एक लंबी कैनल है, ठीक है। जैसे कि आप अभी नीचे डायग्राम में भी देखेंगे, ये रहा डायग्राम, ये आपके मुंह से स्टार्ट होती है और यहाँ एनस पर लास्ट होती है। अब आप बीच में देखेंगे कि ये कहीं से भी टूटी नहीं हुई है, तो इसी को ही हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, जो माउथ से स्टार्ट होती है यहाँ से, और कहाँ एंड होती है हमारे एनस तक। ओके, इज नाउ क्लियर? यस, तो एलिमेंट्री कैनल है जो बेसिकली, अब आपको पता चल गया ये क्या है। अब हम कैसे, हमने देखा कि जो ट्यूब है वो उसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हर एक रीजन अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो कि ये टंग है, ये ऊसोफेगस हो गया, ये स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन, तो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ठीक। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक होंगे अपने अलग अलग फंक्शन के, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम। नाम क्या है इसका, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल है, एंड यू कैन से हियर द डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, और ऑर्गन सिस्टम है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स से ये जुड़कर बना है, ठीक। तो अब ये भी पता चल गया कि भाई स्पेशलाइज्ड होगा हर एक पार्ट अपने फंक्शन के लिए। तो व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट्स एंटर आवर बॉडी, अगर एक बार फूड हमारी बॉडी के अंदर आ जाए तो उसके साथ क्या होगा, तो अभी हम यहाँ पर यही डिस्कस करने वाले हैं। हम देख लेते हैं एक्टिविटी 6.3। आपने एक ml स्टार्च सॉल्यूशन लिया, दो टेस्ट ट्यूब में A और B,
स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो 1% का था। अब उसमें 1 ml आपने सलाइवा जो है वो टेस्ट ट्यूब ए में मिला दिया एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर 20 to 30, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब ली थी ए और बी, उनमें से ए में आपने सलाइवा को मिलाया 1 ml और दूसरे को ऐसे ही रहने दिया अनडिस्टर्ब्ड। अब दोनों ही अनडिस्टर्ब्ड हैं 20-30 मिनट के लिए। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन, अब उसमें आपने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्ट के लिए डाला। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, कौन सी में होगा? ऑफ कोर्स ये बात है जिसमें आपने सलाइवा डाला, क्योंकि सलाइवा में क्या है, अब आपने यहाँ देखा ना आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, तो आयोडीन सॉल्यूशन किसके लिए होता है? स्टार्च टेस्ट के लिए होता है ना। तो वही तो कलर चेंज किस में होगा? जिसमें सलाइवा डाला गया। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन टू टेस्ट ट्यूब्स? ऑफ कोर्स भाई जिसमें डाला होगा उसमें इंडिकेट करेगा, जिसमें नहीं डाला उसमें नहीं इंडिकेट करेगा। तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? तो इस तरीके से ये हमें अपना बताएगा कि जो सलाइवा है वो कैसे एक्शन करता है स्टार्च के ऊपर। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सभी को पता है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं और उसको पास करने का जो तरीका होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सेम होता है। नो नेचुरली जो फूड हमारा प्रोसेस्ड होता है वो क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल में, ठीक है, स्मॉल और सेम टेक्सचर में वो प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस्ड मतलब कि उसको तोड़ा जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन का, तो वही। तो दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? स्टार्टिंग में हमारे माउथ में गया, माउथ में टीथ होते हैं, वहाँ पर फूड को क्रश किया गया। क्रश करने के बाद इसको सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है वो स्क्विमस टिश्यू की बनी हुई होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, तो बहुत ही सॉफ्ट होती है। द फूड इज़ नाउ वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब आपके मुंह में जो खाना जाता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सलाइवा के थ्रू उसको वेट कर लिया जाता है, ताकि उसका जो मूवमेंट हो कैनल के अंदर, इसोफेगस जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ हो। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा मुंह क्या करने लगता है? उसमें पानी आ जाता है ना। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचें तो मुंह में पानी आ जाता है। तो व्हाट इज़ दिस एक्चुअली? वाटर क्या है ये? तो इस वाटर का नाम है बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड। ये जो वाटर है ये एक्चुअली में हमारा फ्लूइड है जिसका नाम है सलाइवा, जो कि सलेवरी ग्लैंड से निकलता है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि सलेवरी ग्लैंड्स कौन सा चीज़ रिलीज़ करती है? सलाइवा रिलीज़ करती है। अब यहाँ पर सलाइवा में एक एंजाइम मिलता है जो कि आपके फूड का पहली बार ब्रेक डाउन करता है, जिसको बोलते हैं हम सलेवरी अमाइलेज। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। इफ इट is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into the smaller molecules। अब वही चीज़ है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। तो ये सब अभी आ गई ना वो लाइन, दिस इज हेल्प विद द हेल्प विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स की बात हो रही है। तो सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, व्हाट एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। किसको तोड़ रहा है? स्टार्च विच एज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। अब ये सिंपल शुगर क्या है? यू कैन से ग्लूकोज और शुगर। द फूड इज मिक्सड थ्रोली विद सलाइवा। अब फूड को जो है मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। जब आप अपनी मस्कुलर टंग से इसको च्यूइंग करते हैं तो वो क्या है, सलाइवा उसके हेल्प करती है उसको, आपको थ्रोली उसको मूव करने में। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है कि फूड जो मूव कर रहा है वो रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर मूव करे, ताकि उसको जो प्रोसेस है वो अच्छे से हर एक पार्ट में हो सके। द लाइनिंग ऑफ द कैनल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्टेड रिदमिकली। जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग किसकी? कैनल की। वो मस्कुल उसकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली, यानी कि जैसे रिदम
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज द लब डब, जैसे ही आपके हार्ट में होती है वैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो उसकी हेल्प, ये कॉन्ट्रैक्शन करते क्या है बेसिकली, इनकी हेल्प से जो है जब रिदमिकली मूवमेंट होता है तो फूड हमारा आगे की तरफ पुश हो जाता है, पुश द फूड फॉरवर्ड, एंड दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर अलोंग द गट, यानी कि पूरी की पूरी गट में ये हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है आगे को। अब आप सोचोगे कि भाई देखो, आपने यहाँ खाना खाया स्टोमक से, सॉरी माउथ से खाना खाया, वो यहाँ पर ईसोफेगस में आया, फिर स्टोमक में आया, अब ये स्टोमक से यहाँ इंटेस्टाइन में गया, तो यानी कि ये कैसे मूव कर रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है, जो कि मसल्स जो अंदर कैनल के अंदर होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करती है रिदमिकली, उसी को हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला है। ये पूछ लिया जा सकता है एक नंबर में, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक। अब ये जो फूड है ये स्टोमक के थ्रू कहाँ पर जाएगा, फूड पाइप, और जिसका नाम है ओइसोफेगस। ये ओइसोफेगस, द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट, जैसे ही फूड अंदर गया तो ये एक्सपेंड हो जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टोमक हेल्प्स इन मिक्सिंग, जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो स्टोमक की फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं, और थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, अब वहाँ पर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे, कहाँ से, स्टोमक की ग्लैंड से। वो स्टोमक की ग्लैंड्स यानी कि स्टोमक की वॉल से कुछ ग्लैंड्स पावर प्रेजेंट होती है, अब हम यहाँ पर देखेंगे इस पैराग्राफ में, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक gland, the name is the gastric gland, and present in the wall of the stomach, कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टोमक की वॉल पर। तो these release, सॉरी, ये क्या रिलीज करते हैं, these release हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक, जिसकी कोई एसिड बनते हैं, और प्रोटीन और जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड दी पेप्सिन, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड द पेप्सिन, पेप्सिन यहाँ से, एंड म्यूकस। अब तीन चीज़ें हो गई हमारे यहाँ पर, क्या हो गया, एक तो हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन, एंड म्यूकस, ये हमारा गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होते हैं स्टोमक की। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, ये हमारा एक एसिडिक मीडियम जनरेट करता है, विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जो एंजाइम रिलीज हुआ पेप्सिन उसको एसिडिक मीडियम चाहिए अपना काम करने के लिए, तो HCl वो एसिडिक मीडियम देता है। ये हमारा एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ठीक। तो व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय एसिड, दूसरा क्या हो सकता है भाई, सोचो कि आप जो फूड खाते हो उसमें कुछ भी बैक्टीरिया या जर्म्स हो सकते हैं, तो उनको किल करने में भी ये HCl बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि इट किल्स बैक्टीरिया विच कम्स थ्रू द फूड। अब सोच लेते हैं म्यूकस का काम, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग को स्टोमक की वो एसिड के एक्शन से रोकता है नॉर्मल कंडीशन में। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर एसिड रिलीज नहीं होगा, सबसे पहले म्यूकस रिलीज होगा और फिर एसिड आएगा। अगर एसिड आ गया तो क्या होगा, म्यूकस पहले आ गया, अगर सोचो कि म्यूकस ना हो और एसिड आ जाए तो वो क्या होगा, वो वॉल्स को बर्न करने वाली कंडीशन होगी, ठीक। तो इसीलिए म्यूकस रिलीज हो जाता है तो वो क्या होगा कि उसको प्रोटेक्ट करता है, किसकी वॉल को, स्टोमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसिड के रिएक्शन से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, वी हैव ऑफन हर्ड, नेक्स्ट, वी हैव ऑफन हियर अडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, आपने देखा होगा कि आपके बड़े घर में जो हैं वो एसिडिटी के बारे में कंप्लेन करते हैं कि कुछ खा लिया तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। तो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, तो आप क्या उस चीज़ों से इसको रिलेट कर सकते हैं,
यस ऑफ कोर्स रिलेट कर सकते हैं, क्यों नहीं रिलीज कर सकते कि वो एसिड जो है अगर नॉर्मल कंडीशंस ना हो रिलीज हो जाए तो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो द एग्जिट, अब हम आगे चलते हैं, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। अब ये स्फिंक्टर मसल क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। The exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscle, which releases it in small amounts into the small intestine. जो sphincter muscle है वो फूड को रिलीज़ करती है स्मॉल थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वही हमारी स्फिंक्टर मसल है, जैसे कि वही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला काम जो है उसका वही है। तो फ्रॉम द स्टोमक, अब स्टोमक से जो है फूड है वो कहाँ इंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आपने अभी डायग्राम में देखा होगा, अभी आप डायग्राम देखोगे कि फूड यहाँ माउथ में खाया आपने और ये ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आया, स्टोमक के थ्रू वो आ गया स्मॉल, ये स्टोमक, और ये कहाँ पर जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये रही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन को देखो, ये यहाँ से लॉन्ग में जुड़ी हुई है यानी कि लार्ज में जुड़ी है और फिर एनस के थ्रू वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा था हमारा प्रोसेस। अब नेक्स्ट नीचे, द एग्जिट ऑफ द फूड, ये हो गया फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। अब आपसे पूछा जाए कि भाई हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, तो आप आंसर करेंगे क्या, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है कैनल का, एंड विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव कोयल। ये एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिटेड है क्योंकि ये कोयलिंग फॉर्म में अपने आप को एक्सटेंस कर लेता है, ठीक है, अपने आप को एग्जिस्ट करता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, जो लेंथ है इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है, क्यों, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फूड खाते हैं। जैसे कि जो हर्बीवोरी है, यहाँ से जैसे कि हर्बीवोरी है, ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलो सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। आप जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ईटर्स जो हैं जिनको हर्बीवोरी कहते हैं, वो ग्रासेस खाते हैं। अब ग्रासेस में क्या होता है, सेल्यूलोज, एज यू नो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट्स इज मेड बाय सेल्यूलोज, है ना। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज को। अब वो क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारा सबस्टांस है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उनकी बहुत लंबी हो जाती है। अब जो ये मीट है, मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, मीट जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो कार्निवोरस होते हैं जैसे कि टाइगर वगैरह हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ पर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट डाइजेशन की साइट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के लिए। यहीं पर हमारा जो है कंप्लीट यानी कि पूरा डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का। हमने स्टार्टिंग में जान लिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स क्या हैं, ये सारे के सारे फूड कॉम्पोनेंट्स हैं, ओके। एंड नाउ इट रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है ये हम रिसीव करती है, क्या क्या रिसीव करती है ये, द फूड, एक सेकेंड, इट रिसीव्स द सीक्रेशंस ऑफ द लीवर पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस, ठीक है। फूड को डाइजेशन करने के लिए ये लीवर और पेनक्रियास से सीक्रेशन को रिसीव करते हैं। और फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज़ एसिडिक, जो फूड आता है क्योंकि वो एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, वहाँ HCl था तो हैज़ टू बी मेड एल्केलाइन। अब उसको एल्केलाइन बनाना होता है क्योंकि जो वो एल्केलाइन बनेगा, क्यों बनेगा, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो आएंगे वो काम कब करेंगे, वो जब एल्केलाइन मीडियम होगा, क्योंकि पेट में जो था वो एसिड था, एसिड की वजह से जो फूड था वो एसिडिक मीडियम में हो गया था। अब जब हमारे पास फूड आएगा कहाँ, वो स्टोमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वहाँ पर कुछ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो किस में काम करेंगे, एल्केलाइन नेचर में काम करेंगे। तो एल्केलाइन नेचर बनाने के लिए
बाइल जूस जो है उसको अल्कलाइन मीडियम जनरेट कर देता है, ठीक है। तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एनकम्प्लिसेस दिस इज एडिशन एक्टिंग ऑन फैट्स। तो बाइल जूस इस काम को कर देता है, वो फैट्स पर काम करता है। एंड फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन दैम। जो फैट होती है इंटेस्टाइन के अंदर वो बहुत बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स को काम करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी दे सकते हैं, लेकिन बाइल सॉल्ट्स ब्रेक दैम डाउन इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो बाइल साल्ट होता है वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे में तोड़ देता है, ठीक है। उनको बाइल जूस क्या करेगा, उसको तोड़ देगा और उनको छोटा कर देगा, ठीक, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जिससे कि जो एंजाइम्स हैं, अब वो कौन से एंजाइम्स जो पैनक्रियास से एंजाइम्स आएंगे उनको वो इजीली काम कर सकेंगे। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप्स एंड ओन डर्ट दैट वी हैव हर्ड लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। ये सारा इमल्सिफाइंग एक्शन वैसा ही है जैसे जो सोप्स होती हैं वो डर्ट निकालती हैं, अभी हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था। तो द पैनक्रियास सीक्रिएट पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस निकालते हैं पैनक्रियास। उसके अंदर क्या क्या होता है एंजाइम्स, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। यानी कि जो ट्रिप्सिन है वो क्या काम कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, और लाइपेज क्या काम करेगा, हमारा इमल्सिफाइड फैट्स को तोड़ने के लिए। जो कि हमारा इमल्सिफाइड फैट्स पहले किसने किया था, लीवर ने। उसको बड़े ग्लोब्यूल्स को लीवर के बाइल जूस ने बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया था। तो now the walls of the small intestines contain glands which secrete intestinal juice। जो walls होती हैं उनके पास भी intestinal juice secrete होता है इन small intestines की, और उनके अंदर भी कुछ एंजाइम्स मिलते हैं जो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सारा फंक्शन कहाँ होगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो हमारा फूड डाइजेस्टेड हो चुका है वो कौन लेगा, जो वॉल्स होंगे किसके, इंटेस्टाइन के, वो अब उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे। Digested food walls of the intestine, the inner lining of the small intestine, numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area of the absorption। इस तरीके से वहाँ पर विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कहाँ, इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ से क्या है, फूड अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है। अब द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स, यहाँ पर ब्लड वेजल्स लगी हुई होती हैं। अब जैसे कि ब्लड वेजल्स यहाँ तक पहुँच रही हैं, ठीक। तो ये ब्लड वेसल क्या होगा, इस फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। अब फूड एब्जॉर्ब जब हो जाएगा वो अब सर्कुलेट कर दिया जाएगा हमारे ब्लड में, और ब्लड के थ्रू वो सेल, हर एक सेल में बॉडी की पहुंचा दिया जाएगा, वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर अपटर्निंग, जहाँ पर भी ज़रूरत है एनर्जी की, एंड बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज़। अब जो न्यू टिश्यूज़ है उनको बनने में हेल्प करेगा, अगर कोई पुराने टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तो अब क्या हुआ, द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब यहाँ पर एब्जॉर्ब फूड जो है वो सेंड कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर वाटर जो है उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू। और जो रेस्ट फूड है हमारा मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, अब ये एनस के थ्रू बाहर मूव हो जाएगा। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। जो एग्जिट है फूड की वो एनल, वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर मसल मिलती है, वही रिदमिक मूवमेंट हो जाता है वहाँ से उसको मूव कर दिया जाता है। जैसे डिस्कार्ड हुआ वो एकदम से बंद हो जाएगी, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा उसमें। ये हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ डाइजेशन। अभी आप यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम, कि सबसे पहले हमारा जो फूड है वो कहाँ पर आया, माउथ में, माउथ में पहली बार डाइजेशन हुआ सलेवरी अमाइलेज एंजाइम्स की हेल्प से। वो फिर कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे स्टार्च का, पहली बार यहाँ पर मतलब कि आपने जो भी खाया उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। फिर अब आपका वो गया इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आपका प्रेजेंट था तीन चीज़ें, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन।
ठीक, यहाँ पर कुछ डाइजेशन होगा। ठीक, उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको यहाँ पर जो स्टोमक में था फूड एसिडिक मीडियम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा तो वहाँ पर आपको बाइल जूस और बाइल जूस जो कि लीवर से आता है और पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से आता है वो भी मिलेंगे। बाइल जूस में बाइल साइड्स होते हैं जो कि फैट को इमल्सिफाई करते हैं, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ते हैं और फूड को एल्कलाइन बनाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि पैनक्रियास से जो एंजाइम्स बाहर निकलेंगे वो अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना और लाइपेज का काम है जो हमारे बड़े बड़े जो फैट मॉलिक्यूल्स हो उनको ब्रेक डाउन करना। ठीक, तो ये सारे के सारे अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। अब कुछ सम इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं जो कि फाइनल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, प्रोटीन टू अमाइनो एसिड एंड फैट टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हुआ। फिर कहाँ हुआ, फिर क्या हुआ कि ये हमारा एंटर कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर वाटर जो होगा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उसको फाइनली डिस्कार्ड कर दिया जाता है एनएस के थ्रू। इस तरीके से आज ये हमारा चैप्टर में ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन। अगर आपके कोई भी डाउट हो यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल हमारा जो कल या ठीक जब भी होगा तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नाउ आप देखते रहिए इस चैनल को, लगातार बने रहिए। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोस, वैसे तो आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते ही रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर और अपने स्टडीज़ पे ध्यान रखना। अब किसी दिन मैं एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊँगी आप लोगों के लिए जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। सो नाउ टेक केयर, बाय।